हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। इसके अंदर हम हैंड रिटन नोट्स के सहायता से आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप द हिंदू के नोट्स को तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से आर्टिकल आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसका बैकग्राउंड कैसे लिखना है और उसके ऊपर क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक फुल हॉलिस्टिक वे में द हिंदू का डिस्कशन करेंगे। तो आपको लास्ट तक ये इस आर्टिकल्स को देखना है। ठीक है, इस लेक्चर को देखना है। सबसे पहले जो न्यूज़ है, छोटी छोटी जो न्यूज़ेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इंडिया रिकॉर्ड अनदर स्पाइक विद 3,875 न्यू केसेस एंड 194 डेथ्स। तो पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, कि 3,875 जो है न्यू केसेस आए हैं और टोटल 194 डेथ्स हुई हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए छोटे सा एक आर्टिकल है, 24 पेशेंट आर्मी हॉस्पिटल के अंदर भी टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, 24 पेशेंट्स मिले हैं। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास आज जो एडिटोरियल है, तो जो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। पहला है डेंजरस ड्रिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से इस आर्टिकल के अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे बताया गया है जो इनकाउंटर हुए हैं, ठीक है, इन कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो उसका वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है बताई गई हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसा कुछ खास नहीं है इसके अंदर से लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहें तो एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल्स इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोग रीड कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल को मूव करते, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है पाथवेज टू मोर रेजिलेंट इकोनॉमी। तो यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है, अरुण मायरा के द्वारा कि किस तरीके से पेंडेमिक डिसीजेस, इसका क्या इफेक्ट आया है इकोनॉमिक बिजनेस लाइफ्स के अंदर। ठीक है, और मेनली जो है यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है वो ये डिस्कस किया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से रेजिलेंट बनाना है, हमें डी ग्रोथ करने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, जो कि अगर आज के हम करंट सिनेरियो को देखें तो वहाँ पे कहीं पे भी ये डी ग्रोथ जो है चीज़ें जो है नहीं लेके आ जा रही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आज के वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कनेक्टिविटी एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ हो रहा है और ये जस्ट इसके अपोजिट बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कोई सा पॉइंट्स नहीं है जो आप यूपीएससी में अपने मेंशन कर सकें। ठीक है, यूपीएससी में मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, हाँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने, अगर मैं आपको एक सिंपल सा तौर पे बता दूँ कि जस्टिफाई डिग्निटी को, तो इन्होंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर बताया है, कॉन्सेप्ट दिया है कि सिर्फ आपको जो, जैसे क्या होता है, वेलफेयर को हम कैसे ट्रीट करते हैं, जीडीपी के बेसिस में। ठीक है, कि पर्टिकुलर इंडिया की जीडीपी इतनी पहुँच रही है, ठीक है, यूएस की जीडीपी सोचिए कितनी ज़्यादा आगे है, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सुखी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब अच्छे लेवल पे हैं। ठीक है, चाइना सेकंड नंबर पे, तो चाइना की सेकंड नंबर पे है, फिर इंडिया पीछे है, तो इंडिया की जीडीपी कम है। तो क्यों हम, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज करने की ज़रूरत है आज। ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है, हम जीडीपी से चीज़ों को दूसरी तरफ भी देखें कि यार ग्रोथ जो होती है सिर्फ जीडीपी बेसिस पे ही ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, ग्रोथ और दूसरे बेसिस में भी हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो ग्रोथ और कैसे बेसिस पे हो सकती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, अगर आपके पास स्वच्छ हवा मिल रही है, इन्वायरमेंट अगर आपका अच्छा है, ठीक है, पानी साफ सुथरा आपको मिल रहा है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो अच्छी मिल रही है, ठीक है, बीमारियां कम हो रही है, ठीक है, नॉर्मल सी जो ज़िंदगी है, उस आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, उस नॉर्मल लाइफ में सभी चीज़ें ईजी टू वे में हो रही हैं। ठीक है, आपको एजुकेशन नॉर्मल मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या दर्शाती हैं कि आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आप इनको भी ग्रोथ का फिनोमिना ले सकते हैं कि आपकी ग्रीन इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ें भी ग्रोथ में हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आपके पास जो मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब एक तरीके से पैसा है, मॉनेटरी है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब आप जीडीपी बढ़ रही है और सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ हो ही रही है। ठीक है, जीडीपी देखिए, जीडीपी बढ़ने के कारण और भी हो सकता है कि जो अमीर है और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, लेकिन गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर अमीर लोग हैं, जो लोग रिच हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जीडीपी बढ़ाई, तो ओवरऑल कंट्री की जो जीडीपी वो तो बढ़ गई, लेकिन हमें अभी भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। ठीक है,
तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कभी एक थॉट प्रोसेस में अगर करने के लिए आए, ठीक है, लिखने के लिए आए, तो ऐसे वगैरह के अंदर इस चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस आपकी बन रही है किस तरीके से आपको जो ग्रीनरी है, जो कि जहाँ से हमें शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, सारी चीज़ें क्लीन मिलती है, नेचुरल से चीज़ें क्लीन जो है हो जाता है हमारे लिए। एयर अगर क्लीन मिल रही है, वाटर क्लीन मिल रहा है, फूड अगर अवेलेबल है, अगर ये नॉर्मल सी जो बेसिक फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल है, हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं भी है और ये सारी है, तो हम एक तरीके से हैप्पी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है जो इसके अंदर दी गई, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है गेटिंग ओवर पेंडेमिक स्टेज फ्राइट। अब जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर देखिए सिंपल सी चीज़ बताई गई है कि आप एक कार्टून में देख सकते होंगे, जो फिगर है इसको मैंने जूम कर दिया है, तो इसमें आप देख सकते होंगे कि एक ये जो सभी लोग हैं हेल्थी पर्सन है ब्लू वाले, ये जो ग्रीन पर्सन है वो क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन है। तो ये इन्फेक्ट इसको, लेकिन इसको भी नहीं पता कि ये इन्फेक्टेड पर्सन है, वो ये कमिटी से आ रहा है और ये आपस में जो है वायरस जो है फैलाता जा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। तो हमें मान लेना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो है कमिटी इफेक्ट जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कमिटी जो है इफेक्टेड शुरू हो गई, हम स्टेज थर्ड की तरफ मतलब थर्ड में मूव कर चुके हैं, थर्ड में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे कमिटी जो है, कमिटी से डिसीजेज जो है फैल रही। तो इसको भी हमें एक मान लेना चाहिए और उस लेवल पे हमें तैयारी करनी चाहिए। और थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ज़रूरत है कि हम बहुत मतलब एक तरीके से ऐसे कदम उठाएं जहाँ पे हम, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस आए हैं, ये बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये देखिए बूस्ट वेज टू स्टिमुलेट इंडियाज ग्रोथ। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रीवियसली हमने जो 2-3 आर्टिकल डिस्कस किए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी थॉट प्रोसेसिंग के लिए, इसलिए मैंने उसके नोट्स नहीं तैयार किए हैं, सिर्फ आपको समझा दिया है कि यार हाँ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, ये हमने देख ली, ठीक है। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे नोट्स के थ्रू, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है इसके पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, स्टिमुलस इंडियाज ग्रोथ, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि जो, अगर यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर वेजेस हम बढ़ाते हैं हम, ठीक है, सिंपल सी तौर है, अगर आप किसी की तनख्वाह बढ़ाते हैं, वेजेस बढ़ाते हैं, तो अगर ऑब्वियस सी बात है उनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल्स के अंदर दी गई है और जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वो क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो है सिर्फ 12.3%, ठीक है, ओनली 12.3% जो वर्कर हैं, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे हैं वहाँ पे, जिनको सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, मतलब इनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, जैसे पेंशन हो गई। अब अगर मैं बात करता हूँ क्या सोशल सिक्योरिटी क्या है, क्वेश्चन राइज होता है सोशल सिक्योरिटी है क्या, तो याद रखना आपको पेंशन हो गई, ठीक है, हॉलीडे, ठीक है, आपको एक वीकली जो हॉलीडे मिल रहा है वो मिलना जरूरी है, ठीक है, इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है, ठीक है, पेंशन वगैरह सारी चीज, तो ये आ जाती है सोशल सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सिर्फ 12.3% वर्कर्स को मिल रही है, जो बाकी रिमेनिंग वर्कर हैं उनको ये नहीं मिल रही है। तो ये आपको याद रखना है कि बहुत ही वास्ट नंबर पे ऐसे वर्कर्स हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। अब अगर हम बात करते हैं क्यों नहीं मिल रही, तो उसका कारण है इनफॉर्मल कैजुअल वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है जैसे कि पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ ऐसा निकल के आया है वर्ग, तो उस कुछ टाइम पीरियड के लिए वर्कर को हायर कर लिया जाता है, वहाँ पे काम करवाया जाता है, उसके बाद उनको क्या होता है उनका कुछ पता ही नहीं, ठीक है, उन्हें हटा दिया जाता है। तो ये इनफॉर्मलाइजेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, जब आज से अगर मैं 30 ईयर्स बैक बात करता हूँ प्रीवियसली, तो वहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी थी वो फॉर्मल इकोनॉमी थी, मतलब सभी लोगों के पास जॉब थी, सभी लोग एक तरीके से, अगर सिंपल जॉब तो नहीं कह सकते पर फिर भी मैक्सिमम लोगों के पास जो जॉब थी वो फॉर्मल थी, ठीक है, इनफॉर्मल नहीं थी। तो अभी हम क्या हो रहे हैं, फॉर्मल टू इनफॉर्मल जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमारी इकोनॉमी कहाँ कहाँ मूव हो रही, इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ। तो हमारा क्या हो रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर मैं इनफॉर्मल लेबर मार्केट की बात करता हूँ तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि इनफॉर्मल जो लेबर मार्केट है उसके अंदर क्या करना है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक हो जाता है और एक होता है अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब इसके अंदर आप याद रखिए
कि जहाँ पे रूरल, ठीक है, गांव गिराज का इलाका, वहाँ पे क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर होगा या फिर नॉन एग्रीकल्चर। अब देखिए नॉन एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कैसे याद रखेंगे आप। नॉन एग्रीकल्चर मतलब जैसे कि अगर कोई अंडे का व्यापार कर रहा है, कोई दूध का व्यापार कर रहा है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर वगैरह हो गया, इस तरीके से वेरियस ऐसी चीज़ें हो जाती है जो नॉन एग्रीकल्चर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अर्बन अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि बहुत सारी सी चीज़ें होती है ना, आप लोगों ने देखी होगी, जो खुद ही लोग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं छोटे छोटे लेवल पे, जो है छोटे छोटे सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ हो जाती हैं, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाती हैं। तो ये तीनों, ये पॉइंट्स आपको जो मैंने डिवीजन किया है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इनफॉर्मल वेजेस एम्प्लॉयमेंट। जो भी इनफॉर्मल वेजेस एम्प्लॉयमेंट है, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि ये वेजेस एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इनका जो है जॉब जो है परमानेंट नहीं हुआ है, ठीक है। आपने आसपास भी सुना होगा कि ये जो है डेली वेजेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये चीजें आ जाती हैं जहां पे एक पर्टिकुलर ऐसा होता है कि यार उनको कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो डेली बेसिस में तो उनके जो जॉब है वो परमानेंट जॉब नहीं है। तो वो कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर में काफी देखने को मिलता है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, मैक्सिमम हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल वर्कर के अंदर भी देखने को मिलता है, जहाँ इंडस्ट्रीज में वर्कर जो है काम करते हैं, 10 से 15 हज़ार की जॉब करते हैं, ठीक है, 20 हज़ार की जॉब भी करते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहते, मतलब एक सौ कुछ टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, 2 साल 4 साल, जब तक चल रहा है फिर उसके बाद उनको निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। अब देखिए अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट निकाला गया है कि अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो आपको डिमांड को इंक्रीज करना होगा। डिमांड कैसे इंक्रीज होगी, परचेसिंग पावर जब इंक्रीज होगी, पर्टिकुलर पर्सन की परचेसिंग जो पावर है उसको इंक्रीज करना होगा। परचेसिंग पावर से सिंपल सा संबंध है हमारा कि सपोज अगर आपकी आज क्षमता है कि आप 10 रुपये या 100 रुपये का सामान, सपोज 100 रुपये का सामान खरीद पा रहे हैं, तो कल आपके पास इतना पैसा है कि आप 100 से 150 और 200 की ओर मूव कर सकें, ठीक है, कि आप 200 रुपये का सामान खरीद सकें। तो जब ये चीज होगी तो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंक्रीज होगा। तो ये हमने देखिए कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। ये केंसन इकोनॉमिक्स ने दिया था, केंसन जी ने दिया था यहाँ पे। तो केंसन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझाया गया है एग्रीगेट डिमांड के बारे में। तो जो एग्रीगेट डिमांड है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, एडी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी, दैट इज कंजप्शन, ठीक है, याद रखना है क्या है, कंजप्शन, ठीक है। और ये सेकंड नंबर पे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। एडी क्या है हमारा, एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन पर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम, एक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट एंड एम इज फॉर इंपोर्ट, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये चीज कि जो भी डिमांड होती है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड होती है वो कैसे होती है, कंजप्शन करेंगे, ठीक है। आप कोई चीज क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। सपोज आपने एक पर्टिकुलर टीवी खरीदी या फूड आइटम कुछ आप जाके खा वगैरह रहे हैं बाहर से, तो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सेव कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कहा जाती है कंजप्शन के अंदर आ जाती है। अगर आपका कंजप्शन बढ़ेगा तो एग्रीगेट जो डिमांड है वो बढ़ेगी, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, आपको समझ में आया। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट सपोज आप कोई मशीन्स वगैरह खरीद रहे हैं, कोई टूल्स खरीद रहे हैं, कहीं पे आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मशीन का यूज करेंगे, तो आप मशीन से जो भी प्रोडक्ट निकालेंगे वो प्रोडक्ट भी लेंगे, ठीक है, टूल्स को यूज करने के लिए आप चीज़ें लेंगे। तो जनरली जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और समझना है, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके ऊपर जो है वे है में आप लिखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग आप लिख सकते हैं कि हमें आज की जनरेशन में, आज के दौर पे इन्वेस्टमेंट जो है फूड प्रोसेसिंग के अंदर जो है करना बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा जो है हम फूड सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जो है किसान संपदा योजना, ये मैंने अपने से मेंशन किया है, तो इसको आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके तहत यहाँ पे बताया गया है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज अगर किसी चीज़ की डिमांड क्या हो रही, कम हो रही है पर्टिकुलर, तो जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि टमाटर क्या हो रहा है, तो एक ऐसी चीज़ है जो
थोड़े टाइम में ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये डिमांड जो है इंक्रीज नहीं हो पा रही, तो आप क्या करिए, जो बचे हुए टमाटर है उसका यूज़ करिए, उसका सॉस वगैरह बना लीजिए, ठीक है। जो क्या है लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको आप रख सकते हैं और उसका रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, जो फूड था, जो खराब होने वाला फूड था, ठीक है, ऐसा था कि यार 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो है टमाटर जो है खराब हो जाएगा, ठीक है। अब टमाटर अच्छे मतलब एक तरीके से, और उसकी डिमांड भी इतनी नहीं है कि वो फुल तरीके से सभी टमाटर को बेच सके हम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। जैसे वीट वगैरह होगा, अगर खराब हो रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार इतना वीट जो है खराब हो जाएगा, नहीं बन पाएगा अच्छे से, तो आप उसका क्या करिए, बिस्किट बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप फूड की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मटेरियल में उसको इन्हेंस कर सकते हैं, बना सकते हैं, जहां पे आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रख सके और उससे फिर उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसका यूज कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी के अंदर, बहुत सारे लोगों को पसंद भी है इस तरीके की चीज़ें के खाना वगैरह, तो आप ऐसे जो है फूड सिक्योरिटी में आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखने के लिए, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, जो हमारा जी पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अंदर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा, और एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब बड़े बिजनेस में होता है, पैसा बहुत ज़्यादा यूज होता है, वहाँ पे हम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनोवेशन हो गया, ठीक है। वहाँ पे जब हम पैसा यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बना रहे हैं, कोई ऐसे जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ठीक है, तो वो एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से जो वेरियस प्रोजेक्ट, जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर वगैरह प्रोजेक्ट हो गया, गोल्डन कोऑर्डिनेटर वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरीके से आपको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रख देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हमें मालूम होता है कि हमें जो है वापस इससे पैसा रेवेन्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके अंदर इनोवेशन जो कर सकते हैं, जो स्किल्स वर्कर है, हम यहाँ पे कर सकते हैं वर्क, कि हम जो वर्कर्स हैं उनके स्किल्स को इन्हेंस कर दे, बढ़ा दे। सपोज जो फार्मर्स हैं, ठीक है, अगर उनकी फार्मिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, वीट वगैरह बचा है, तो वहीं पे हम कुछ इस तरीके से कर दें कि सॉस वगैरह तैयार कर सकें, ये उसको कन्वर्ट कर सके, जैसे हनी वगैरह वो निकालते हैं, ठीक है। तो हनी की जो हनी क्यूब जो है तैयार कर सके, तो उनकी क्या होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब इनकम इंक्रीज होगी तो उनकी परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, ठीक है। इनकम इंक्रीज होती है, परचेसिंग पावर इंक्रीज होती है, तो क्या इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारे इंडिया की इकोनॉमी जो है आगे बढ़ेगी, बूस्ट करेगी। हमें जो है हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के और हमें काम करना चाहिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, रोड हो गया, और एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये समझना है, इन्वेस्टमेंट का, ये चीज़ मैंने एक मैप के थ्रू आपको समझाया। देखिए इकोनॉमी है और मैप नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा अधूरा टाइप का लगता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ समझाया कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप कितना रेट कर रहे हैं। सपोज 100 रुपीज़ में आपको जो इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है, ज़्यादा निकल के आता है, इंटरेस्ट रेट 100 रख रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपने इन्वेस्टमेंट की जो रेट है उसको बढ़ाते हैं, सपोज 500 करते हैं तो आपको 5% लगेगा, लेकिन वहीं पे आपको 1000 रुपीज़ करते हैं, 1K लिखा है, ठीक है, 1000 रुपीज़ करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2%। तो यहाँ पे ये चीज़ दर्शाता है, इस तरीके से एक मैप आप कर सकते हैं कि जब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। देखिए इकोनॉमी हमारी जो होती है दो टाइप की होती है जनरली। आज के टाइम पे इस तरीके से इकोनॉमी तो नहीं बची है, क्लोज इकोनॉमी, बट आप ये कह सकते हैं कि हाँ, कि हमारे पास एक तरीके से ओपन इकोनॉमी है। तो जो क्लोज इकोनॉमी होती है उसके अंदर आप बता सकते हैं कि 3 सेक्टर जो रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं यहाँ पे, C+I+G, मतलब एग्रीगेट जो डिमांड रहता है, कंजप्शन जो आप करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है माइनस रहता है, ठीक है, इसमें से हटा रहता है। लेकिन ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या रहता है, टोटल 4 सेक्टर रहते हैं, 4 के 4 सेक्टर रहते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हो जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड, जो आपने ऊपर एक फॉर्मूला देखा है वही इस फॉर्मूला के अंदर आ जाता है, ठीक है, C+I+G+X-M, ठीक है। इसे 4 सेक्टर इकोनॉमी ही कहते हैं, ठीक है। So the next article which we are going to discuss is
इट्स टाइम फॉर अ वर्चुअल जुडिशरी। तो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर वर्चुअल जुडिशरी क्या होता है, इससे रिलेटेड कैसे हम स्पीडली जो है डिस्पोज कर सकते हैं केसेस को, कौन कौन से केसेस इसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, और क्या ये हेल्पफुल है हमारी जुडिशरी सिस्टम के लिए, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से हर्डल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम इस आर्टिकल के अंदर जो है डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं वर्चुअल इकोनॉमी की, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं बात करता हूं ई कोर्ट की, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स, ठीक है। स्पीडली डिस्पोजल केसेस, अगर आप स्पीडली अगर केसेस को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या से प्रॉब्लम आ जाता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सब देखिए काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लेवल पे है, लेकिन हम उसका सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर कैसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन राइज होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पे, क्या, इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, अगर मैं बात करता हूँ जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, तो वो सिर्फ हाफ डे फंक्शन करता है, मतलब आधे दिन सिर्फ काम करता है और बाकी जो आधा दिन है वो काम ही नहीं करता है, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स को भी आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर जगह सिर्फ यही चीज़ें मेंशन करें कि यार हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, ठीक है। लीगल कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती है, ठीक है, अगर कोई लीगली लेना चाहता है, इस तरीके से हाई देखने को मिलता है, ठीक है। लीगल जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। जो जर्नल लोग हैं यहाँ पे जो हैं वो उनको समझ में नहीं आता है, जर्नल जो पीपल हैं रहते हैं जो इससे मैटर नहीं करते हैं, रिलेट नहीं होते जुडिशरी से, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये जो है निकल के आता है। तो इसे हमें सिंपल बनाने की ज़रूरत है। एडजर्नमेंट की बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम निकल के आती है, ठीक है। एडजर्नमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो केसेस हैं बढ़ते जाते हैं, डेट जो है बढ़ती आती हैं, उसका सबूत नहीं मिल पाता तो आगे चलता जाता है, ठीक है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो ये सारी चीज़ जो होती जाती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से किस तरीके के केसेस हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली देख सकते हैं, मतलब एक तरीके से नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इसको डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है, वर्चुअली कर सकते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ठीक है, ईमेल वगैरह हो गए, इनके थ्रू कर सकते हैं। तो इससे रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी केसेस हो जाते हैं, टैक्स से रिलेटेड जो भी केसेस हो जाते हैं, तो इनको हम देख सकते हैं, ठीक है, इनका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट एक तो कम होगी, टाइम जो सेव है होगा वो हमारा एक तो बचेगा, टाइम हमारा बचेगा। जो माल प्रैक्टिसेस होती थी, पर्टिकुलर जो लोग आपस में मिलते थे उसकी वजह से क्या होती है, माल प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है, गड़बड़ी जो देखने को मिलती थी वो कम होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल आप लिखिए कि इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ हुआ है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, ठीक है, ई कोर्ट जो है स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। जो ट्रैफिक चालान है उसको रिजॉल्व करने के लिए आप ई कोर्ट का मदद ले सकते हैं, ठीक है। आप ट्रैफिक जो चालान है अपना ई कोर्ट के माध्यम से भर सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां हैं वहां से कर सकते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा ये होता है कि यार ये जो अगर ई कोर्ट है तो वो हर जगह पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अपने टाइम निकाला, उस टाइम पे आप जा रहे हैं अपना काम छोड़ के, ठीक है, बहुत दूर तक आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है, ठीक है, या मुंबई जाना पड़ रहा है, इस तरीके से आपको वेरी जगह पे जाना नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे हैं वहीं पे अपने कोर्ट सुनवाई हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। और मेनली जो है ये उस टाइम पे भी एक्टिव रह सकते हैं जैसे कि आज का दौर है, तो इस टाइम पे भी ये जो है मामले जो है एक्टिव रह सकते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमिटी है, ठीक है, उसके द्वारा भी इसको जो है हेल्प किया जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ई कमिटी आपको बताना है कमिटी का नाम क्या है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। अब देखिए यहाँ पे जो टेररिस्ट ट्रायल है उसको उसकी जगह अपन यूज कर सकते हैं, जहाँ पे पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ है, ऐसा कोई डिसेबल पर्सन है जो बार बार नहीं जा सकता है, कोर्ट की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है, कहते हैं ना, या फिर बार बार नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, डिसेबल उसको प्रॉब्लम जा रही है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का मैटर है, ठीक है, आपस में, तो उसको आप रिजॉल्व करने के लिए इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं सबसे पहले केसेस फॉर ई कोर्ट और केस अगेंस्ट ई कोर्ट के बारे में, ठीक है। देखिए ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपको डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ लेके आया हूँ आप लेके कि देखिए अगर ई कोर्ट में केसेस होते हैं,
तो क्या होगा, हमारी क्या चीज़ें इंप्रूव होगी, इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी टू द कोर्ट इंफॉर्मेशन, केस डिटेल। ठीक है, तो देखिए केसेस की डिटेल अच्छे लेवल पे आ पाएगी, हमें जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से एसेस हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, बेटर कोर्ट का मैनेजमेंट हो पाएगा कि कोर्ट जो है अच्छी तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाएगा। ठीक है, और इजी जो है फाइल केस, अब जो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो केस को क्या कर सकता है, इजिली फाइल कर सकता है। तो ये पॉइंट्स में आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ, सिक्योरिटी ऑफ विटनेस, जो पर्टिकुलर जो विटनेस है, जैसे विटनेस प्रोटेक्शन एक स्कीम आई थी। ठीक है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वैसे मैंने करंट अफेयर्स के सेक्शन में हमारे डिस्कस किया है। ठीक है, जो विजन आईएएस की और इनसाइट आईएएस की मैं मैगजीन को डिस्कस कर रहा हूँ, उसको भी आपको जाके जरूर देखना है। ठीक है, उसके अंदर मैं डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ ईयरली करंट अफेयर्स को। तो सिक्योरिटी ऑफ विटनेस की अगर मैं बात करता हूँ, वो चीज़ रिड्यूस हो जाएगी सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन के बारे में। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर अगर विक्टिम कोर्ट में जाता है तो उसकी सिक्योरिटी को भी थ्रेट रहता है कि यार वो पहुंच रहा है तो उसको बीच रास्ते में ना मार दिया जाए। ठीक है, उसकी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती है, उसको सिक्योरिटी दी जाती है, तो ये जो है थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। अब देखिए जो डेटा है उसको सेव करके रखा जा सकता है फ्यूचर लीगल रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, कि यार क्या हुआ था उस दिन, वो सारी चीज़ अगर मैटर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो चीज़ें जो है अच्छे से देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं इसके अगेंस्ट में बात करता हूं, ई कोर्ट्स के अगर अगेंस्ट में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हो या आपको कुछ डिस्कशन करना है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास लैक ऑफ स्किल टेक्नोलॉजी, टेक्नो लीगल रिसोर्स, मतलब जो स्किल्ड जो टेक्नो लीगल है वो उसकी हमारे पास कमी है। ठीक है, हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एक बहुत अच्छे वे में सुनवाई हो सके। ठीक है, जस्टिस जो है बहुत ही दूर का मामला हो जाएगा, क्या डिस्टेंस से जस्टिस हो रहा है, जो जिसे डिजिटल डिवाइड कर रहा है, तो हो सकता है डिजिटल की वजह से जस्टिस जो है अच्छे से ना हो पाए। इसको भी ये एक पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं। लैक ऑफ फंडिंग यहाँ पे बताई जा रही है कि हमारे पास फंडिंग की कमी है, क्रिएटिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरीके से एक वर्चुअल कोर्ट बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी हमारे पास शायद अभी नहीं है उस लेवल पे जिस लेवल पे हम करना चाहते हैं। ठीक है, वल्नरेबिलिटी विथ रिगार्ड टू डेटा सिक्योरिटी, अगर मैं बात करता हूं डेटा की सिक्योरिटी की, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है कि जो डेटा है क्या हमारा सिक्योर है। सपोज कोई केस हुआ है, कोई ट्रायल हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर, अगर हम नहीं चाहते कि वो पब्लिक के सामने आए, तो हो सकता है वो लीक हो गया डेटा, वो पब्लिक के सामने आया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं चाहते कि पब्लिक के सामने आए। ठीक है, आपके घर का मामला है। ठीक है, ऐसे केसेस जो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता है या डोमेस्टिक जो मामले हैं, तो वो आप नहीं चाहते ना कि लोगों के सामने आए, लेकिन अगर वो चीज़ लीक हो गई, वो डेटा लोगों के पास पहुंच गया, तो इससे बहुत सारी ये पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल को मूव। सो वन नेक्स्ट आर्टिकल इज इन पेज नंबर 8 एंड दैट इज द महबूबा डिटेंशन में बी एक्सटेंडेड। तो ये जो महबूबा मुफ्ती हैं इनके बारे में एक चीज़ बात की जा रही है, डिटेंशन की बात की जा रही है। तो इस तरीके से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में इसके अंदर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। देखिए मेनली जो है ये न्यूज़ जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ये जो सेक्शन है हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है, तो हम बात करेंगे डिटेंशन क्या होता है, इसके प्रोविज़न क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो डिटेंशन है वो हमारे आर्टिकल नंबर 22 में मेंशन है। आर्टिकल 22 दैट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी जाती है और ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एफआर से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में है तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये क्या गारंटी करता है? गारंटीज एवरी इंडिविजुअल दैट द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, तो अपने चॉइस से वो है लीगल प्रैक्टिशनर, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो वकील है उनसे बात कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि यार उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है, क्यों डिटेंशन दिया गया है। तो ये आपको समझना है। अगर मैं डिटेंशन की बात करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 22 के अंदर। ठीक है, अगर मैं डिटेंशन की बात करता हूँ तो डिटेंशन जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि 2 प्रकार के डिटेंशन होते हैं। ठीक है, एक होता है पुनिटिव डिटेंशन, ठीक है, याद रखना आपको, और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव से आपको समझ में आ रहा है कि आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट ट्रायल,
ये क्या होता है, विदाउट ट्रायल होता है। लेकिन पुनिटिव क्या होता है, क्राइम करने के बाद आपको अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन, ठीक है। अगर आपने क्राइम किया है कोई, ठीक है, पर्टिकुलर, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये आपको समझना है। अब देखिए आफ्टर क्राइम की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्राउंड ऑफ जो अरेस्ट है, तो ये आपको जैसे पूछ सकते हैं कि आप किस बेसिस में मुझे आपने अरेस्ट किया, ठीक है। राइट टू कंसल्ट है कि आप लीगली तौर पे जो है कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, लीगल प्रोसीजर आप सारी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाता है, ठीक है। 24 घंटे से पहले आपको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। सपोज अगर कोई महिला है, ठीक है, तो उसको अगर उसको अरेस्ट किया गया तो उसको 24 आवर्स के पहले पहले जो है कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। और जो ट्रेवलिंग टाइम है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि ट्रेवलिंग टाइम जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ट्रेवल वगैरह सब मिला के 24 आवर के अंदर उसको इसके अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने जो है प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो ये विदाउट ट्रायल होता है, मेनली जो होता है मिनिमम 3 मंथ्स के लिए होता है, मतलब एक तरीके से मैं बात करता हूँ 3 महीने के लिए होता है। 3 महीने से ज़्यादा इसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एडवाइजरी अलाउ करता है तो उसे फिर 3 महीने के ऊपर भी एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो है यहाँ पे बताया जाएगा, लेकिन अगर देखिए इसमें भी कंडीशन है, यहाँ पे बताया गया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है, पर्टिकुलर अगर कोई भी ऐसा केस है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वहाँ पे बताना जरूरी नहीं है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि वहाँ पे वो जो है जरूरी नहीं है कि आप जाके बताएं कि आपने क्यों अरेस्ट किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं डिटेंशन की बात करता हूँ यहाँ पे कि जो लॉ है इसके ऊपर कौन कौन बना सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें अक्सर लगता है कि सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर के साथ साथ स्टेट भी लॉ बना सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेशन का जो है अधिकार यहाँ पे दिया गया है कि ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, सपोज जैसे महबूबा मुफ्ती है तो वो अरेस्ट हो चुकी, डिटेन हो सकती है, तो उसके बिहाफ पे उसको कोई दूसरा जो है कोर्ट में जाके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये जो है अधिकार, ये जो है राइट्स यहाँ पे ये दिया गया है, ये से नहीं लिया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पे जो डिटेंशन है 3 महीने से ऊपर भी बढ़ाया जा सकता है अंडर द किस एक्ट के अंदर, PSA, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट पब्लिक की सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए इसे 3 महीने से ऊपर जो है बढ़ाया जा सकता है। और रिसेंटली ये जो है कहने की बात ये जो है यहाँ पे किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 3 महीने से ज़्यादा जो है बढ़ाने की मांग की जा रही है, यहाँ पे दिया गया है ऑर्डर। तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो आज हमने वेरियस आर्टिकल्स को डिस्कस किया है द हिंदू के न्यूज़ एनालिसिस के अंदर, ठीक है। नोट्स हमने देखे किस तरीके से हमें नोट्स को तैयार करना है, कैसे हम बैकग्राउंड से अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो कैसा रहा लेक्चर आज का, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। और लेक्चर को शेयर कर देना है जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। आप ज़रूर इसको बिल्कुल फैला दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो पाए। देखिए काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम जाती है नोट्स को तैयार करने में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वेरियस जो लोग हैं न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं तो वो सिर्फ एक PPT के फॉर्म में रहता है, PDF के फॉर्म में रहता है, तो उसको आप जो है एसेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद देखिए। अगर आप इसको रोज देखेंगे तो थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि आप खुद जो है अपने नोट्स जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम जाती है, इसलिए मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है। तो आपको इसको शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, हर जगह आप इसको बस शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।